हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 नवंबर 2023 और मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी राइड पे टू मेरठ फ्रॉम दिल्ली। बस अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, रास्ते में चलते चलते बातें करेंगे। और अभी मैं बस गाड़ी को वार्म अप कर लेता हूँ और वार्म अप के साथ साथ मैं ट्रिप ए और बी को भी ज़ीरो कर लेता हूँ। डिस्टेंस टोटल आज अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास रहेगा। मुझे पेट्रोल भी भरवाना है बिकॉज अभी बस एक ही बार दिख रहा है। पेट्रोल भर गया है। ये मेरा सेटअप है अभी के लिए। तो ये मेरे पीछे राइनॉक्स का टेल बैग है और दैट्स इट। मैं टैंक बैग यूज़ नहीं कर रहा हूँ आज। एवरीथिंग लुक्स गुड। टायर प्रेशर मैंने घर पे चेक कर लिया था। अब बढ़ते हैं हम आगे टुवर्ड्स मेरठ। लेट्स गो। अभी बज रहे हैं 3। अब लग रहा है मुझे कि आज मैं बहुत गंदे वाले ट्रैफिक जाम में फंसने वाला हूँ मेरठ की तरफ, क्योंकि टू व्हीलर तो एक्सप्रेसवे पर अलाउड नहीं है और मेरे को जाना पड़ेगा पुरानी वाली सड़क से, पुरानी जो ओल्ड मेरठ रोड है मोदी नगर वाली। तो काफ़ी जाम मिलने वाला है मुझे आज। तो ये है दिल्ली की इनर रिंग रोड। राइट साइड में उस साइड कहीं पर ना BMW मोटराइड का शोरूम था। पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। अब मज़े की बात यह है कि अभी बारिश का भी फोरकास्ट है आज, तो मेरे को आगे थोड़े बादल दिख रहे हैं। अब होपफुली जब तक मैं मेरठ ना पहुंचूं, जब तक बारिश ना हो, यही दुआ है। अगर बारिश होगी तो फिर रुकना पड़ेगा कहीं पे, क्योंकि मेरा जो बैकपैक है ना, जो मैंने कंधों पे पहना हुआ है, वो वाटरप्रूफ नहीं है। धीरे धीरे चल रहे हैं अब पहले गियर पे रेंगते हुए। तो ये वाली जो रोड है लेफ़्ट को जो कट रही है, ये बेसिकली एलिवेटेड रोड है जो जाती है सीधा राजनगर एक्सटेंशन। वहाँ से राजनगर एक्सटेंशन से फिर मैं लूँगा लेफ़्ट टुवर्ड्स मेरठ, और जो राइट में रोड जा रही है वो जा रही है टुवर्ड्स हापुड़। इस एलिवेटेड रोड के लेफ़्ट साइड में है वैशाली, राइट साइड में है इंदिरापुरम, और इंदिरापुरम के उस साइड सामने उधर पड़ता है नोएडा। एलिवेटेड रोड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से मैं मुड़ूँगा राइट और सीधा रोड जाएगी टुवर्ड्स राजनगर एक्सटेंशन। तो ये अभी रोड राजनगर की तरफ जा रही है। जो टू व्हीलर वाले हैं वो पुरानी रोड से जाएंगे। तो जब मैं पुरानी रोड पे आऊँगा ना, ओल्ड मेरठ रोड पे आ जाऊँगा, तब मैं वीडियो ऑन करने वाला हूँ। ये आगे ओल्ड मेरठ रोड। अब यहाँ से मुझे जाना है कुछ 60 किलोमीटर और अपने घर तक। नाउ द रियल मैडनेस विल बिगिन, जब लोग यहाँ पर सड़क पे कहीं से कूद जाते हैं। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो लाइन ना, ये मेट्रो या ये जो भी रेल लाइन है, ये RRTS वाली लाइन है। ये भी आई थिंक कुछ सेक्शन बन गया है इसका। तो अभी तो खुली रोड है, बट जैसे ही मोदी नगर आएगा उधर जाम लगना शुरू हो जाएगा बस। और ये देखो लेफ़्ट साइड में वाइट जिमनी, बंदा फ़ोन पे बात करता हुआ। हाईनेस आई थिंक इन सड़कों के लिए बनी है बस। ये आराम से चलाओ, चौथे गियर में 60-50 की स्पीड पे कम्यूटिंग के लिए। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हीकल टू यूज़। मुझे याद एक टाइम था जब हम छोटे थे ना बहुत, तो ये बात हो गई 97-98 की, जब हम मेरठ से दिल्ली आते थे समर वेकेशंस के लिए। और ये रोड तो बस मतलब बीच में शायद डिवाइडर था नहीं, पहले तो ये था कि डिवाइडर नहीं था आई थिंक। तो एक सिंगल रोड हुआ करती थी ये, और फिर डिवाइडर बना। उसके बाद भी मतलब एक साइड पर सिर्फ सिंगल लेन होती थी और दूसरी साइड भी सिंगल लेन। फिर बाद में मतलब रोड को चौड़ा करने का प्लान हुआ और फिर चौड़ी हुई रोड। तो कहाँ तक ट्रैफिक नहीं मिलता, और जैसे ही मैंने बोला आई थिंक ट्रैफिक स्लो हो रहा है। नहीं ट्रैफिक नहीं है आगे। आई थिंक पहुँच जाऊँगा मैं 6 बजे तक। तो आई शुड बी देयर इन मेरठ। अभी ये नहर आ गई यहाँ पे ना, राइट साइड में नहर के पास वाला ढाबा, बहुत पुराना ढाबा है ये, बहुत पुराना। तो इसको कहते हैं, इस नहर को कहते हैं गंग नहर। अगर कोई हरिद्वार जा रहा है ना, तो यहाँ से भी कहीं से लेफ़्ट जाके कहीं से रास्ता जाता है ये वाला, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो हरिद्वार। अभी मेरी बाइक बड़ी मुश्किल से 50 के ऊपर गई है, नहीं तो भाई धीरे धीरे चल रहा था मैं तो, क्योंकि रोड ऐसे ऐसे है, बिल्कुल पैच वर्क करा हुआ है। एंड मतलब ऊपर नीचे बहुत झटके पड़ते हैं। देख रहे हो एकदम सामने डॉग ही आ गया भाई। देखो राइट पे पानी की टंकी आ गई, इसका मतलब मोदी नगर आ गया। अभी तो ट्रैफिक नहीं है, बट देखते जब बस स्टैंड पास आता है तब कितना ट्रैफिक मिलता है। भाई साहब ये ट्रक चल रहा है, सारा ट्रैफिक फंसा देगा ये।
भाई जल्दी से निकल जाऊँ यहाँ से भाई, बस। रोड तो कमाल की है भाई यहाँ की, मतलब कैमरे में नहीं देख पता चल रहा होगा, बट एक्चुअल में ना बहुत गंदा पैच वर्क है भाई। जो झटके पड़ते हैं ना जब पैच वर्क के ऊपर आते हो, एकदम से बाइक ऊपर चढ़ती है उस पर। ओहो, चाय पी ली है गर्मा गर्म एट दीपक होटल। यहाँ से मेरठ रह गया कुछ, आई थिंक, लेट मी चेक, 30 किलोमीटर्स। चलो जी चलो, इससे पहले ट्रैफिक और बढ़े। मेरे घर से 68.3 किलोमीटर बाद ये जंक्शन आ गया है। तो ये वो जंक्शन है जहाँ से वो जो आपका मेरठ एक्सप्रेसवे ज्वाइन करता है इस रोड को, जो है मेरठ बाईपास। तो जो गाड़ियाँ 4 व्हीलर जो एक्सप्रेसवे से आती हैं वो यहाँ के ज्वाइन करती हैं और यहाँ से फिर जाती है सीधा टूवर्ड्स हरिद्वार। थोड़ी रोड खुली हो गई है। तो मैं बात करने वाला हूँ एक टॉपिक पे, जो है होंडा CB350। तो अभी रिसेंटली होंडा बिग विंग ने लॉन्च करी है होंडा CB350, हाइनेस नहीं, होंडा CB350, जो जिसमें इन्होंने काफ़ी कुछ मतलब क्लासिक लुक दिया है बाइक को। और मतलब फेंडर थोड़े बड़े कर दिए हैं उसके आगे पीछे के, और उसमें मतलब जो फॉन्ट है आपका स्पीडोमीटर का वो थोड़ा क्लासिक रेट्रो लुक का दिया है। आगे जो फ्रंट शॉकर्स हैं, फोक गेटर को वो हटा के उन्होंने अब दिया है उसमें पूरा एक प्रॉपर मेटल का कवर। और कुछ अराउंड आई थिंक हाइनेस है 181 किलोस, उस बाइक का वेट है 187, तो 6 किलो बाइक भारी हो गई है। प्लस 0.6 Nm का टॉर्क थोड़ा कम हुआ है उसमें। तो बाइक दिखने में बहुत बढ़िया है। मतलब उसमें 2 वेरिएंट निकाले हैं, DLX और DLX Pro। DLX में भी अच्छे कलर्स हैं, DLX Pro में भी अच्छे कलर्स हैं। तो बाइक बहुत बढ़िया है, बट मुझे समझ नहीं आया कि टॉर्क क्यों कम किया, वो देखना पड़ेगा बस चला के। और आई थिंक मतलब होंडा बिग विंग वही मतलब रॉयल एनफील्ड ही टारगेट कर रहा है क्लियरली उन्होंने। अब तो ये पक्का हो गया है। मतलब हम लोग तो मजाक करते हैं कि होंडा की बुलेट है, बट एक्चुअल में होंडा ये चीज़ दिखा रहा है क्लियरली मार्केट में कि हाँ भाई कि मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मतलब लीगल टर्म्स में इट्स नॉट अ कॉपी। अगर कॉपी होता तो फिर तो मतलब रॉयल एनफील्ड तो मतलब इतने केस फाइल कर चुका था होंडा बिग विंग के अगेंस्ट, तो वो तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। बट देन द फर्स्ट लुक जो मुझे दिखा ना बाइक का, जैसे जो इनका जो डेजर्ट कलर आया है, इट रिजेंबल्स द क्लासिक 350 डेजर्ट स्टॉर्म मॉडल जो इनका आया था पहले। जिनको अब होंडा की रिलायबिलिटी चाहिए बट हाँ एट द सेम टाइम रॉयल एनफील्ड क्लासिक का लुक चाहिए, तो फिर तो ये बाइक उनके लिए मतलब देखने में तो परफेक्ट है, चलने में भी अच्छी होगी, बिकॉज इंजन तो मोरलेस सेम ही है, होंडा का इंजन है। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई पहले ज़माने में ना क्लासिक बाइक तो इतनी नहीं होती थी जितनी आजकल इतनी क्लासिक बाइकें हो गई है। जिसे देखो या तो क्लासिक निकाल रहा है या फिर एडवेंचर बाइक निकाल रहा है। रेट्रो क्लासिक, मॉडर्न क्लासिक, मिडीवल क्लासिक, कंटेम्प्रेरी क्लासिक, पता नहीं कितने वेरिएंट आ जाएंगे क्लासिक में। तो काफ़ी मार्केट में काफ़ी ऑप्शन आ गए हैं। बट वही है कि मुझे लगता है कि ना मार्केट में इंजन की जो पावर है ना उस पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अब जैसे RE मीटियोर है, RE क्लासिक है या फिर होंडा हाइनेस है, सब में 20 bhp के आसपास की पावर है। ये भी नहीं कि मतलब चलो 25 bhp दे दो या 24 bhp दे दो, थोड़ी तो पावर दो। अब वो तो कंपनी के ऊपर है कि भैया उनको क्या निकालना है, वॉट एवर बिजनेस सेंस दे मेक और दे अंडरस्टैंड, वो तो उनका है। अब दूसरा टॉपिक ये है, बहुत लोगों ने पूछा है मेरे से कि भाई आपकी एडवेंचर 390 में क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ आपके साथ ऐसा जो आपने एडवेंचर 390 बेच दी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब बता ही दूँ आपको इस वीडियो में। शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज ज़्यादा डिटेल में जाने का फ़ायदा भी नहीं, बिकॉज अब बेचे हुए मेरे को काफ़ी 6-7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। तो मैं पहले बताता हूँ कि मेरे को बाइक में क्या क्या इशूज़ हुए। सबसे पहला इशू हुआ मेरे को 390 एडवेंचर में, उसका फ्यूल पंप 4400 किलोमीटर्स पे चला गया, मतलब वो मैल फंक्शन कर गया, उसको रिप्लेस करना पड़ा वारंटी में, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि फ्यूल पंप की कोई वो नहीं होती, मतलब पता नहीं होता कब कब इतना कचरा आ जाए पेट्रोल में और पेट्रोल मतलब फ्यूल पंप ख़राब हो जाए। उसके बाद हाँ, उससे पहले एक और चीज़ हुई थी, जब मैंने डिलीवरी ली थी KTM 390 की एडवेंचर की, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, क्विक शिफ्टर इशू कर रहा था मेरे को, बिकॉज जब भी मैं गेयर डाउन करता था ना 5वें से 4थे पे या 6ठे से 5वें पे आके थ्रॉटल देता था, तो ना बहुत ही गंदा जॉक देती थी बाइक, तो लगता था जैसे पेट्रोल ख़त्म हो गया एकदम से। बट एक्चुअली में वो रीज़न नहीं था। तो मैं जब सर्विस सेंटर पे गया, उनको मैंने क्लियरली बोला कि आप एक बार इसका क्विक शिफ्टर का सेंसर चेंज करके देखो। तो उन्होंने जब सेंसर चेंज करके मैंने बाइक चलाई,
तो इट वॉज रिजॉल्व। तो उन्होंने वारंटी में सेंसर चेंज किया। फिर सेकंड प्रॉब्लम हुई मेरे को फ्यूल पंप की, फ्यूल पंप भी वारंटी में चेंज हो गया। उसके बाद जब फ्यूल पंप चेंज हुआ तो बाइक में आने लगी कोल्ड स्टार्ट की दिक्कत। अब जब मैं कोल्ड स्टार्ट कहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि विंटर में स्टार्टिंग की दिक्कत आने लगी, मतलब नॉर्मल जो समर टेम्परेचर में भी जब 35 डिग्री 40 डिग्री होता है तब भी बाइक मतलब स्टार्ट होकर एकदम से बंद हो रही थी, स्टार्ट होकर बंद हो रही थी। तो बहुत लोगों ने बोला फ्यूलिंग का इशू है, फ्यूल एक्स प्रो डलवा लो, ये डलवा लो, वो डलवा लो। मैंने कहा भाई स्टॉक बाइक है, स्टॉक बाइक तो स्टॉक बाइक चलनी चाहिए ना। कंपनी हैज़ टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। वाई शुड आई इन्वेस्ट मोर इनटू ऑलरेडी अ डिफेक्टिव बाइक। तो कंपनी नीड्स टू फिक्स इट। KTM सर्विस सेंटर पे दिखाया, इधर उधर गया, बहुत जगह मैंने दिखाया, मतलब दिखाते फिर फाइनली एक बार हुआ कि KTM फरीदाबाद सर्विस वालों ने मेरी प्रॉब्लम को एड्रेस किया। तो एड्रेस कैसे किया कि उन्होंने बोला सर आपके बाइक में कंप्रेशन का जो फिगर है ना वो ज़्यादा आ रहा है लिमिट से। तो मैं कहा जो करना करो भाई, मुझे बाइक फिक्स करके दो और मैं इस चीज़ का एक पैसा नहीं दूंगा, बिकॉज मेरी बाइक में 5 साल की वारंटी है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सर कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आपकी बाइक हम ठीक करके देंगे। भाई उन्होंने 2 हफ्ते लगाए, 2 हफ्ते में उन्होंने बाइक मुझे एकदम ठीक करके दे दी। अब ठीक क्या हुआ उसमें, उन्होंने कैम शाफ्ट जो होती है ना हेड के नीचे होती है, कैम शाफ्ट बदली, पूरी नई की नई कैम शाफ्ट बदली। उसके बाद से वो प्रॉब्लम आना बंद हो गई। और इस दौरान मतलब जब से फ्यूल पंप चेंज हुआ, जब से कैम शाफ्ट रिप्लेस हुई, उसके बीच में इस बाइक के कम से कम 3 बार थ्रॉटल बॉडी क्लीन हुआ, 2-3 बार तो उसके स्पार्क प्लग चेंज हो गए। और ये सब हो रहा है बिल्कुल मतलब 4-5 हज़ार किलोमीटर करीब बाइक पे। मतलब कितनी बार थ्रॉटल बॉडी क्लीन करोगे भाई, क्लीन थ्रॉटल बॉडी को भी क्लीन कर रहे हैं बैठ के लोग। तो ये सब दिक्कतें हुई मुझे उस बाइक पे। और फिर कैम शाफ्ट बदलने के बाद मतलब जब मैं लद्दाख गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर ये दिक्कत हुई कि बाइक में इंजन ऑयल लेवल कम होने लगा। ये बात मेरे को संस्कार में पता लग गई थी, इंजन ऑयल लेवल कम हो रहा है इसका 200-300 ml। उस टाइम तो KTM वालों ने बोला कि नहीं सर आपका एक्चुअली क्या होता है कि 390 का इंजन है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पे चलता है, तो इसलिए इंजन ऑयल ना थोड़ा सा इवेपोरेट कर जाता है। तो मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने वापस जब आया मैं दिल्ली, तो मैंने पहले तो लेह में टॉपअप करवाया मैंने मॉड्यूल, और उसके बाद फिर मैंने टॉपअप करवाया वापस आके दिल्ली में। तो मैं टॉपअप कराऊंगे वो बार चेंज हो रहा है, बार उसमें घट रहा है वो लेवल। मेरे को हुई टेंशन, मैं कहा एक बार दिखा देता हूँ। और साथ साथ इसका कूलेंट लेवल भी कम होता गया। मैं गया वापस सर्विस सेंटर पे, भाई साहब उधर ये लोग बोल रहे हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका ऐसे ही होता है। मैं कहा कैसे पॉसिबल है कि भाई आपका इंजन ऑयल और एकदम से मतलब कूलेंट बार चेंज हो, बार कम हो रहा हो, और मैं क्या मतलब पूरे रास्ते टॉपअप करवाते रहूँगा क्या? 1 लीटर की कूलेंट की बोतल लेके जाऊँ, फिर 1 लीटर का इंजन ऑयल लेके जाऊँ, तो मतलब ये कैसी बात हुई। इसको करते करते इश्यूज़ को एड्रेस करते करते सर्विस सेंटर के चक्कर काटते मतलब 15 महीने की ओनरशिप टाइम में अगर मैं एस्टिमेट लगाऊँ तो कम से कम मेरी बाइक और मैं 1.5 महीना सर्विस सेंटर में बैठे होंगे, 1.5 महीना। फाइनली जब इन्होंने बोला ना कि सर ये कोई दिक्कत नहीं है, कूलेंट आपका है, मैंने बोला उसमें ना कूलेंट की विंडो में ना मिनिमम लेवल से भी कम हो गया है। तो कह रहा है सर वो सक्शन का होता है कि इसलिए ना कम हो जाता है। मैं कहा भाई तो फिर मैक्सिमम लेवल क्यों दिया है फिर? तो अगर मिनिमम हो गया तो कूलेंट को टॉपअप करो आप, और क्यों हो रहा है बार कम? तो जब इनको ये क्वेश्चन डाले मैंने, इनके पास कोई जवाब नहीं, बस हवा में बातें कर रहे हैं। मैं एक्चुअली मेरे को गुस्सा नहीं आया, मैं एक्चुअली उस पॉइंट तक मैं गिव अप कर चुका था भाई। मैंने बोला भाड़ में सब चीज़ें, और भाई मैं इस बाइक को बेच रहा हूँ बस। तो फाइनली मैंने 15 महीने चला के 12,500 किलोमीटर चला के मैंने वो बाइक बेच दी। अब भाई जिनको बेचे मैंने उनको क्लियरली बता दिया था कि ये सब चीज़ें हुई हैं, और प्लस उन्होंने अपने एंड से भी चेक कर ली थी चीज़ें क्या क्या हो चुका है इसमें। दैट वाज माय स्टोरी अबाउट KTM 390 एडवेंचर ओनरशिप। बाइक मेरे को लगता है ओवरऑल ठीक थी, बट वही यार वो जो इश्यूज़ थे ना, मतलब एक होता आपको इश्यूज़ हो रहे हों और आपका सर्विस सेंटर वो इशू एड्रेस करके सॉल्व कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इशू हो रहे हैं और फिर आप सर्विस सेंटर जा रहे हो और आपको कोई क्लियर कट जवाब नहीं मिल रहा है, तो भाई मतलब फिर दिमाग ख़राब हो जाता है बिल्कुल। और वो चाहे कोई भी बाइक हो, मतलब होंडा ही नहीं, होंडा हो गई, रॉयल एनफील्ड हो गई, कोई भी KTM हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर एक बार मुझे याद है मैं एक KTM सर्विस सेंटर पे गया था, जो मैंने आपको बताया ना, कोई शिफ्टर का इशू हुआ था मुझे। तो कोई शिफ्टर को चेक करने के लिए उन्होंने ना बाइक को डायनो पे चढ़ाया। तो बंदा ना मतलब जो चेक कर रहा था वो मतलब वो फोकस में था यार। वो पता नहीं अपने वहाँ पर जो उसके मैकेनिक दोस्त थे उनसे बातें कर रहा था, फ़ोन में बातें कर रहा था, चढ़ा रहा था बाइक। तो चेक तो कर लिया उसने। फिर जब वो उतार रहा था नीचे डायनो से बाइक,
उसने मेरी बाइक नीचे गिरा दी, ऑलमोस्ट गिरा दी, मतलब वो टच करने वाली थी ज़मीन पे, और वो हंस रहा है। मतलब उस दिन मेरे को पता लग गया कितने लोग सीरियस हैं ये लोग अपने कस्टमर्स को लेके। मतलब आप सोचो यार, आप खुद सोचो ना, अगर आप 4 लाख रुपए डाल रहे हो किसी बाइक पे और 4 लाख रुपए देने के बाद भी ऐसी आपको सर्विस मिले जो लगे बिल्कुल थर्ड क्लास, जिसमें मैकेनिक को कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस हंसना है हंस रहे हैं, टाइम पास चल रहा है, बातें करे जा रहे हैं। सर्विस सेंटर में कोई सीरियस ही नहीं लगता मेरे को। तो मैं KTM फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ, कोई और सर्विस सेंटर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग सीरियस नहीं है अपने काम को लेकर, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि भैया BMW GS वाले, BMW वाले, ये लोग इतना पैसा ले रहे हैं भैया, पहली सर्विस में 8,000 रुपये ले लिए मेरे से, एक स्पेयर पार्ट मतलब 20,000 रुपये का ये है वो है। भैया वो सीरियस अपने काम को लेके, और ना वो क्वालिटी भी आपको वैसे ही मिलती है। अगर आप पैसा दोगे तो क्वालिटी मिलेगी, और मेरे को लगता है 4 लाख रुपए देकर भी क्वालिटी नहीं मिल रही, क्या फ़ायदा फिर। तो इससे बेटर तो मैं थोड़े कम पैसे, मतलब उस टाइम पे आई थिंक GS 310 वॉज कॉस्टिंग 3.6 3.7, 15 हज़ार रुपये कम की पड़ रही थी मुझे GS 310। उसका सस्पेंशन बेटर है 390 से, तब भी मैंने 390 को ऑप्ट किया। उससे बेटर मैं GS 310 ले लेता। एटलीस्ट ये तो होता भाई कि पैसा एक्स्ट्रा थोड़े से लगा के BMW पे थोड़ी सर्विस महंगी पड़ जाती भाई, बट एटलीस्ट ये तो होता कि भैया एटलीस्ट सर्विस अच्छी मिलेगी। मेरा KTM 390 का एडवेंचर का जो एक्सपीरियंस है ना भाई, बहुत ही ख़राब था। मतलब बाइक बढ़िया थी, बट वो जब इशूज़ होने लगे तो सर्विस सेंटर ने पूरा एक्सपीरियंस ख़राब कर दिया भाई। तो मैं अब इस बात को लेके बहुत ज़्यादा मैं मतलब ट्रस्ट खो चुका हूँ कि यार मैं नई बाइक लूँ कोई घूमने घामने के लिए, तो पता नहीं, आई मीन बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हैं अब तो मेरे को इन सब चीज़ों पे। और कब तक बंदा यार सिंगल सिलेंडर पे 4-5-6 लाख रुपए खर्च करता रहेगा। इससे बेटर तो यार, मतलब लोग कहते हैं यार बनेली में सर्विस सेंटर नहीं है, बनेली चाइनीज़ बाइक है, ये है वो है। मैंने कहा भाई बनेली तुम रिव्यूज़ देखो, ओनरशिप रिव्यूज़, बंदे ने 20,000 किलोमीटर चलाई है बाइक, इतने बंदों ने 20-20 हज़ार किलोमीटर के रिव्यू दिए हैं, और बाइक में कुछ नहीं है, एक इशू नहीं है बाइक में। तो वही बढ़िया है भाई। अगर 4-5 लाख रुपए की सिंगल सिलेंडर लेना है तो भैया तुम 1.5-2 लाख रुपए का और लोन लेके वही ले लो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी KTM की बाइक ऐसी हैं, बट इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय 390 एडवेंचर, गाइस बी केयरफुल, वेरी केयरफुल, बी प्रिपेयर टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सर्विस सेंटर। मैंने एक फ्रेंड है मेरा, उसके पास भी 390 एडवेंचर थी भाई, बंदे ने बाइक पे करे हैं 6,000 किलोमीटर बस, और 6,000 किलोमीटर बाद ही उस बंदे का इंजन चेंज हो गया। मतलब अब तो ऐसा लगता है मुझे कि भाई कि किस्मत की बात है कि आपने कोई बाइक ली, आपने कोई भी ब्रांड की बाइक ली, और अगर आपको सर्विस अच्छी मिल गई तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिले तो गए आप, चाहे वो BMW क्यों ना हो या होंडा क्यों ना हो। उस हिसाब से देखता हूँ तो मैं, जैसे मेरे पास महिंद्रा मोजो थी ना, मोजो की एक्सपीरियंस सर्विस का बहुत बढ़िया रहा मेरा, मुझे कोई आज तक उन्होंने दिक्कत नहीं दी, कभी उन्होंने कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, रिप्लेस करते थे, फिक्स करते थे उसको। तो भाई अभी लेफ़्ट जाके आ गया सरदना का कट, सरदना के कट से लेफ़्ट लेके यहाँ से नीचे से फिर राइट मुड़ना है मुझे टूवर्ड्स मेरठ सिटी। अभी हो गए 83 किलोमीटर्स, 5:30 होने वाले हैं। अब यहाँ से लेफ़्ट लेके फिर यू टर्न लेना पड़ेगा, बिकॉज राइट का कट बंद पड़ा है। छोटे शहरों की वाइब भी अलग होती है भाई, बट वही है भाई, पैसे कमाने से बड़े शहरों में काम करना ही पड़ेगा ना भाई। अपनी KTM 390 एडवेंचर को लेकर तो भाई मैं बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ, थोड़ा सा ना मतलब भावनाओं में बह जाता हूँ। बट वही है यार, जब बंदे को इशू हो रहा है ना भाई, तुम उसको सॉल्व करो, तुम टाइम पास मत करो कस्टमर के साथ। मेहनत की कमाई से मेहनत की पैसों से ना बंदा बाइक लेता है, चाहे वो कोई भी बाइक हो, चाहे वो 1 लाख की बाइक क्यों ना हो। मेरठ का तो मुझे वो याद है, आबुलिन मार्केट और सदर बाज़ार। आई थिंक सदर बाज़ार में जब हम छोटे थे ना तो स्कूल के बैग वहाँ मिलते हैं, तो वहाँ से हम लोग स्कूल के बैग लेते थे हर साल, नए बैग। मैं उस टाइम पे पढ़ता था JP अकेडमी स्कूल में, जो है मवाना रोड पे, बट उस टाइम मैं बहुत छोटा था, मतलब अराउंड आई थिंक 1st और 2nd मैंने वहाँ से करी है, और उस टाइम तो कहाँ ट्रैफिक तो होता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो ये है मॉल रोड मेरठ की। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाओगे तो आप चले जाओगे टुवर्ड्स पल्लवपुरम, और वही रोड आगे जाती है हरिद्वार। यहाँ पे हवा साफ़ है यार, चलो बढ़िया है यार, थोड़ा 1-2 दिन के लिए ऑक्सीजन मिल जाएगी अच्छी खासी। दिल्ली के डस्ट में तो भैया बुरा ही हाल है। मैं ऑलमोस्ट अपने घर पहुँचने वाला हूँ। ये मवाना रोड है, तो राइट साइड गंगानगर है, लेफ़्ट साइड डिफेंस कॉलोनी है। सब डेवलप हो चुका है भाई, सब।
अगर आप इस रोड पे सीधे चले जाओगे ना, ये रोड जाती है लैंसडाउन, बिजनौर, नजीबाबाद, कोटद्वार होते हुए। तो भाई घर पहुंच गए हैं और मैंने कर लिए हैं 93 किलोमीटर्स आज। और अब ओडोमीटर दिखा रहा है कुछ, अब ओडोमीटर दिखा रहा है 3536, 3536 टोटल हो चुके हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।